नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस सीरीज की दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। आज के पहले प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो इसका उत्तर है सहाब नहर। सहाब नहर का निर्माण मुगल काल में किया गया था और इसे फिरोज शाह की राजबवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि फिरोज शाह की जब भी बात होती है तो इसे भारत में नहर कृषि सिंचाई प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से दो नहरों का निर्माण कराया गया, जिसमें से पहली नहर है उसे राजबवाह नहर के नाम से जाना जाता है। ये नहर यमुना नदी से निकाली गई थी। वहीं दूसरी नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह के शासनकाल में हुआ उसे तुलुक खानी नहर के नाम से जाना जाता है। तुलुक खानी नहर जो है इसका जो उद्गम होता था ये सतलज नदी से होता था। तो ये दो नहरें थी मुख्य जिनका निर्माण फिरोज शाह के द्वारा करवाया गया था। तुलुक खानी नहर जो कि सतलज नदी से निकलती थी और राजबवाह नहर जो कि यमुना नदी से निकलती थी। इसी राजबवाह नहर को मुगल काल में पुनर्जीवित किया गया और इसका नाम रखा गया सहाब नहर। तो ये ध्यान रखिएगा कि सहाब नहर और राजबवाह नहर दोनों सेम हैं। सहाब नहर मुगल काल में है और राजबवाह नहर सल्तनत काल में है। यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि फिरोज शाह ने हरियाणा के पश्चिम में हिसार नामक एक शहर बसाया था। इसी शहर में पानी की आपूर्ति करने के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा राजबवाह नहर और तुलुक खानी नहर का निर्माण कराया गया था। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का नाम आप लोग याद रखिएगा। किताबे नौरस के लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे और ये किताबे नौरस संगीत से संबंधित पुस्तक है। इस संगीत की पुस्तक में हिंदू देवी देवताओं के साथ ही साथ मुस्लिम संतों और पीरों से संबंधित गीतों की रचना की गई थी। इसीलिए ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि किताबे नौरस किसकी रचना है। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का नाम आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में भी जाने रखिए कि इनका जो शासनकाल था ये 1580 से 1627 के बीच था और ये आदिल शाही डायनेस्टी के 5वें रूलर थे। और आदिल शाही डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित थी। इस मैप में आप लोग आदिल शाही डायनेस्टी का विस्तार देख सकते हैं, जो कि कर्नाटक की मुख्य भूमि के साथ ही साथ उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। इस डायनेस्टी ने 1489 से लेकर 1686 तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। इसी डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर हुए उन्हें इब्राहिम शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा ही किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की गई और एक नौरसपुर नामक शहर का निर्माण भी किया गया था। यहाँ पर इसकी राजधानी बीजापुर भी आप लोग देख सकते हैं। यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है और इनके जो राजकवि थे वो मोहम्मद जुहारी थे तथा इन्होंने नौरसपुर नामक एक शहर की भी स्थापना की थी। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ। तो इसके जरिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजों को मद्रास पर पुनः अधिकार प्राप्त हो गया। कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था और 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, जिसके जरिए यह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब कब हुए थे। और यहीं पर आपको एक बहुत ही खास बात बताते हैं कि ये जो कर्नाटक युद्ध है ये आज के कर्नाटक में नहीं हुआ था, बल्कि अगर आप भारत का प्राचीन मैप देखेंगे मध्यकालीन भारत का, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये भारत का मैप है और आज यहाँ पर कर्नाटक राज्य हमारा अवस्थित है। लेकिन ये जो कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है वो यहाँ पर हुए थे। ये जो क्षेत्र है ये पहले कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो आज हम कोरोमंडल तट कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसी कोरोमंडल तट को पहले कर्नाटक तट या कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी क्षेत्र में 3 लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनमें से पहली लड़ाई 1746 से 1748 तक लड़ी गई और जो दूसरी तथा तीसरी लड़ाइयां हैं उन्हें आप लोगों को कमेंट में बताना है। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1755 में डिंडीगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी।
तो ये हैदर अली ने की थी। हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता था, जिसने डिंडीगल में 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ आप इस मैप में आंध्र इक्ष्वाकुओं का क्षेत्र देख सकते हैं, जो आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास का क्षेत्र है। उसमें कभी आंध्र इक्ष्वाकु शासन करते थे। आंध्र इक्ष्वाकुओं की राजधानी अगर पूछी जाए तो ये विजयपुरी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर आपको आंध्र इक्ष्वाकुओं से संबंधित याद रखना है। इन्हें ही पुराणों में श्री पर्वतीय नाम से संबोधित किया गया है। छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा राजस्व प्रबंधन। एग्रोनोमई या एग्रोनोमाई अधिकारी मौर्य काल में राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मौर्यकालीन एग्रोनोमाई अधिकारी का केवल और केवल राजस्व प्रबंधन से ही संबंधित काम नहीं था। राजस्व प्रबंधन के साथ ही साथ यह नदियों की देखभाल, भूमि की नापजोख, जलाशयों का निरीक्षण, नहरों की देखभाल, सार्वजनिक सड़कों के निर्माण का निरीक्षण आदि की जिम्मेदारी भी इसी एग्रोनोमाई अधिकारी के पास थी। इसके साथ ही साथ ये दंडाधिकारी भी था, यानी न्याय देने का अधिकार और दंड देने का अधिकार भी एग्रोनोमाई के पास था। तो जब भी इससे संबंधित प्रश्न आए तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने विकल्प का चयन कीजिएगा। इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, उनमें से सार्वजनिक सड़कों के निर्माण के निरीक्षण की जो जिम्मेदारी थी ये प्रमुख थी। तो कभी भी जब विकल्प में ये सभी विकल्प दिए हुए हों तो उनमें से आप ये सार्वजनिक सड़कों के निर्माण वाली जो जिम्मेदारी है इस विकल्प का चयन कीजिएगा। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी पोतन थी। ये आप ध्यान रखिएगा। अस्मक महाजनपद एक ऐसा महाजनपद था जो सबसे दक्षिण में अवस्थित था। इसे हम लोग मैप के जरिए भी देख सकते हैं। यहां पर आप ये मैप देख सकते हैं। यहां पर ये अस्मक महाजनपद अवस्थित है, जिसकी राजधानी पोतन हुआ करती थी। ये जनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था और इसके उत्तर में यहां पर आप देख सकते हैं अवंती महाजनपद है, काशी महाजनपद है, मगध है, अंग है, वत्स है, मत्स्य महाजनपद है। उसके साथ ही साथ यहां पर ये कुरु महाजनपद है, यहां पे कोसल महाजनपद है। तो इस तरह से कुल मिला के 16 महाजनपद छठी ईसा पूर्व में भारत में मौजूद थे। ये दूसरी नगरीय क्रांति का समय था और इन 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है ये अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। इसी पुस्तक में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, इनकी लिस्टिंग की गई है। तो आप ये मैप में देख सकते हैं कि ये महाजनपद कहां कहां अवस्थित थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये थे वीएस वाकंकर, जिन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफाओं में शैल चित्रों की खोज की। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज किसने की? तो वीएस वाकंकर। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। यहां आप ये मध्य प्रदेश का मैप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मैप में रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यही भीमबेटका की गुफाएं हैं। इन गुफाओं को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो ये 2003 था। और ये गुफाएं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवस्थित हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवस्थित हैं? तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसी में भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं और इन भीमबेटका की गुफाओं में 1 लाख साल पुराने मानव आबादी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी मानव के जो भारत में प्राचीनतम साक्ष्य हैं रहने के, रॉक शेल्टर्स के, वो भीमबेटका में प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस स्थल की अहमियत है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये कृष्ण प्रथम का नाम आप लोगों को याद रखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कैलाश में भी का है और इसका जो निर्माता था उसके नाम में भी का है, यानी कैलाश और कृष्ण, ये 2 नाम आप याद रखिएगा। तो कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र के एलोरा में अवस्थित है, इनका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। यहां आप इस मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र का ये जो जिला है इसे छत्रपति संभाजी जिला कहते हैं। इसी जिले में एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं और इन गुफाओं के अंतर्गत ही कैलाशनाथ मंदिर अवस्थित है। कैलाशनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि ये भारत का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल है। ये आप ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल अगर पूछा जाए कौन सा है तो ये कैलाश मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में अवस्थित है। कैलाश मंदिर के निर्माता की अगर बात किया जाए तो ये कृष्ण प्रथम थे, अभी हमने बात किया। और यहां पर यह प्रश्न भी याद रखिएगा कि ये किस वंश के शासक थे, तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ये दो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। और अगर किसी शासक का नाम पूछें तो ये कृष्ण प्रथम था। आज के 10वें और आखिरी प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो उत्तर हो जाएगा इरफान हबीब। इरफान हबीब मध्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ हैं। इनके अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन का सबसे प्रमुख कारण कृषि संकट था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन। वीडियोज अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।